देखना है कि कारण क्या है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा, एंड उस कारण की ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। एंड इट इज़ पॉसिबल, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं कि बच्चा नहीं हो सकता। नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी केड़ी सही रहती है? नॉर्मल डिलीवरी आपके हाथ में। मैं ये कहना चाहूँगी, लोगों को आजकल डर लगता है कि डॉक्टर सिजेरियन ज़्यादा कर देता है, ऐसा नहीं है। एक सही एज कही जाती सी प्रैगनेंसी दी 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ना बायोलॉजिकल क्लॉक है तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, उसे हम नहीं बदल सकते। बट हाँ, 25-30 तो मैं नहीं कहूँगी, दैट इज़ टू यंग। हाँ, पहला बच्चा 30-31 पर हो जाना चाहिए। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ PCOS PCODs ਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ? क्यों हो रहा है आजकल PCOD ज़्यादा? अगेन, हम घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। 19 साल की लड़की का, 18 साल की लड़की का वज़न है 80 kgs, 90 kgs, है ना। कोई एक्टिविटी नहीं है। ਕੀ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना सही है जेकर PCOD तो पीड़ित है कोई? PCOD में OCPs देना, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना, टेम्परेरी हम दे सकते हैं। बट अगर आप सोचोगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से PCOD ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਤੇ? स्पर्म काउंट ख़त्म कर देता है स्मोकिंग, एग्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है। देन कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। अगर कंसीव हो जाए एंड इफ़ यू आर स्मोकिंग, देन बच्चे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बच्चा मैल फॉर्म्ड हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे का फ्लूइड नहीं ठीक होता। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी ओवरऑल। यंग बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं तो हम पेरेंट्स को ओपन होना पड़ेगा, बच्चों से बात करनी है कि ये गलत हैबिट है, इसे नहीं करना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮਸਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਾਵਲੀ ਗੁਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू। ਇਕਾਵਲੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ? अगर हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ गायनोकोलॉजिस्ट से हम तभी सोचते हैं कि जब प्रेगनेंसी होगी तब जाएंगे। सो आइडियली गायनोकोलॉजिस्ट के पास जब आपकी शादी होती है, आप सोचना शुरू करते हो कि अब हम फैमिली प्लान करेंगे, तो कंसीव करने से पहले आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपका वज़न कितना है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न कितना होना चाहिए। थायराइड की दिक्कत जो आजकल बहुत कॉमन है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD की दिक्कत लेडीज़ को होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें अगर पहले से ही पता हो तो हम प्रेगनेंसी हेल्दी बना सकते हैं। वी कैन टेक प्रिवेंटिव एक्शंस। हम वज़न कम कर सकते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल एक्टिव कर सकते हैं। अगर थायराइड की कोई दिक्कत है तो उसकी दवाई शुरू कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कंसीव करने से पहले हमें पता होना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾइज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? फॉलिक एसिड एक बहुत छोटी सी दवाई है जिसे हम प्रीनेटल विटामिन्स भी कहते हैं, जो अगर प्रेगनेंसी होने से पहले शुरू कर दी जाए तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। आमतौर पे आपने सुना होगा कि बच्चे की धड़कन नहीं बनी, है ना। ये बहुत सारी कॉमन है कि लोग आके बताते हैं बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, बच्चे की धड़कन नहीं बनी। तो इसके मेन कल्प्रिट्स ही यही होते हैं कि अगर हमने फॉलिक एसिड ठीक से नहीं लिया हो, दैट मीन्स एटलीस्ट 3 months प्रायर टू कंसेप्शन नहीं शुरू किया हो, या थायराइड की कोई दिक्कत हो। सो इन केसेस को अगर हम पहले से ही कवर कर लें तो ये दिक्कत 80 to 90% प्रिवेंट हो जाती है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ?
अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी की नेसेसिटी है। जैसे जैसे साइंस की एडवांसमेंट हो रही है, हम सब लोग चाहते हैं कि हमें पहले से पता हो कि हमारा बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो। तो अल्ट्रासाउंड्स कुछ 5+1 दैट इज़ व्हाट आई वुड से नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। पहला अल्ट्रासाउंड तब होता है जब आपने कंसीव किया हो और 6-7 वीक्स की प्रेगनेंसी है। उस टाइम अल्ट्रासाउंड का रोल है कि हमने एक तो हार्ट बीट कन्फर्म करनी है, ये देखना है कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स ना हो। तीसरा हमने देखना है कि बच्चे की ग्रोथ डेट के अनुसार ठीक हो रही है। देन सेकेंड अल्ट्रासाउंड हम 11 से 13 हफ्ते के बीच में कराते हैं। इसका पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए कराया जाता है कि बच्चे में कोई मेंटल रिटार्डेशन वाली प्रॉब्लम, स्पेशल बेबीज़ वाली प्रॉब्लम, डाउन सिंड्रोम हम जो सुनते हैं आजकल, वो वाली प्रॉब्लम ना हो। इस अल्ट्रासाउंड के साथ एक ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है। सो वो हमें लगभग अंदाज़ा दे देता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, ऐसे कोई मेंटल रिटार्डेशन वाली प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है। देन थर्ड अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं 5th मंथ में, दैट मीन्स 19 to 20 वीक्स के बीच में। इसका मेन पर्पज़ ये है कि बच्चे के सारे अंग ठीक से बने हुए हों। एक चीज़ होती है फंक्शनिंग, एक चीज़ होती है कि उंगलियां ठीक से बनी हों, लिप्स ठीक से बने हों, पैलेट, सो एवरीथिंग है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड। बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है, आईज़ ठीक है, नोज़ ठीक है, पैलेट ठीक है, लिप्स ठीक है, फिंगर्स ठीक है, स्पाइन ठीक है, लेग्स ठीक है, आर्म्स, स्टमक, किडनीज, एवरीथिंग जितना पॉसिबल है उस अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड इसके 3 हफ्ते बाद होता है, उसे हम फीटल इको बोलते हैं। फीटल इको का पर्पस होता है कि बच्चे के हार्ट में कोई, जैसे हम सुनते हैं कि कोई छेद होता है किसी बच्चे के हार्ट में या कोई डिफेक्ट होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर हमें पहले से ही पता हो तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वी आर रेडी कि इस बच्चे को इस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हमारा 7 मंथ पे होता है, जिसे हम ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। 28 वीक्स पे होता है। सिंपल सा पर्पज़ है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, बच्चे को ब्लड फ्लो ठीक से जा रहा है, बच्चे के आसपास जो पानी है वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी से पहले 36 वीक्स पर अगेन फॉर द सेम पर्पज़ कि बच्चे की ग्रोथ ठीक है, पोजीशन ठीक है, फ्लूइड ठीक है, ब्लड फ्लो ठीक है, ये सब देखने के लिए। सो इससे ज़्यादा, इफ़ यू हैव एन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, इससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं चाहिए। हाँ, अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे बच्चे की ग्रोथ कम है, पानी कम है, ब्लड फ्लो में कोई चेंजेस हैं या बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें इससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरत होते हैं। कि कुदरत भी कोई रोल प्ले करदी है ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बिल्कुल। जब बच्चा अंदर एबनॉर्मल होता है, बहुत बार खुद दर्दें लग सकती हैं, ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे सिंपल सी है कि अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है तो आम तौर पे मदर को ब्राउनिश डिस्चार्ज या ब्लीडिंग जिसे आप कह लो वो शुरू हो जाता है, या दर्दें लगनी शुरू हो जाती हैं, खुद ही एक्सपेल कर जाता है। ये भी नेचर का एक तरीका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन जिसे हम कह लो। ये भगवान का तरीका है कि जो चीज़ हेल्दी है हम उससे आगे कैरी करेंगे, जो अनहेल्दी है वो अबॉर्ट हो जाती है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈलेंजेस ਇੱਕ फीमेल बॉडी फेस करती है? देखो, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो कुछ लेडीज़ अच्छे से, मतलब उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। आजकल हम देखते हैं कि इतने अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होंगे, थोड़ा सा नींद बढ़ जाती है, लेज़ीनेस बढ़ जाती है, यू फील टायर्ड ऑल द टाइम, आपका नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, उल्टी का मन करता रहता है, खाने का कुछ मन नहीं करता, कुछ टेस्ट चेंजेस आ जाते हैं। देन जोड़ों में अकड़न रहती है, कमर दर्द हो सकती है, पैरों में सूजन आ जाती है। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो बॉडी में नॉर्मली प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। यस, बिल्कुल, जो आजकल सब लोग बहुत फोकस्ड हैं वो है वेट गेन इन प्रेगनेंसी, है ना। बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि कितना वेट गेन होगा, ज़्यादा वेट गेन तो नहीं हो जाएगा, बाद में कम कैसे होगा। स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं बॉडी पे, तो स्ट्रेच मार्क्स का क्या करना है। तो यस, दीज आर चेंजेस जो होते हैं। बट देन अगर हम वेट गेन के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में वेट गेन अराउंड 10 to 11 kgs होता है। अगर आपका BMI नॉर्मल है, अगर आपका BMI ज़्यादा है तो ये कम भी होएगा, मतलब तब हम लेडीज़ को बोलते हैं कि 5 से 6 किलो
से ज़्यादा वेट नहीं गेन करना है। अब हेल्दी खाना है रादर देन फोकसिंग ऑन नंबर। हमारे इंडिया में शायद ये कंसेप्ट है कि घी से ही सब कुछ बनता है, मतलब घी से हेल्दी चीज़ कुछ हो नहीं सकती, जो गलत है। धीरे धीरे हमें इसे ठीक करना है। हमने डाइट में प्रोटीन्स पर फोकस करना है रादर देन फैट्स, ताकि मदर का शरीर भी ठीक रहे और बच्चा भी हेल्दी बने। देन आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ्स तक हम कुछ भी नहीं कहते, बिकॉज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना होता है। वी डोंट वांट कि मदर में कोई भी कमज़ोरी आए, तो कोई भी डाइटिंग एडवाइस नहीं करते हम। और उसके बाद यस, अगर आप अपना प्रॉपर प्रिकॉशंस लो, आप एक्सरसाइज करो, आप अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करो, तो आप प्री प्रेगनेंसी वेट पे बहुत ईजिली आ भी जाते हो। स्ट्रेच मार्क्स के बारे में अगर बात करते हैं, हाँ वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रबल करता है कि स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं। स्ट्रेच मार्क्स देखो, जैसे नेम सजेस्ट करता है, कोई भी चीज़ स्ट्रेच करेगी तो वहाँ पे स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट हाँ, जो उसका निशान पड़ता है वो मिनिमाइज़ कैसे हो जाए, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे कि आपने उसे मॉइस्चराइज्ड रखना है। जहाँ भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं उन एरिया को आपने मॉइस्चराइज्ड रखना है। देयर आर ऑयल्स अवेलेबल, शिया बटर क्रीम्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ टमी पे नहीं पड़ते, शोल्डर्स पर, बैक पर, ब्रेस्ट पर, टमी पर, थाइज़ पर, नीज़ पर, हिप्स पर, हर जगह पड़ सकते हो। तो आपने सारी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। देन खारिश नहीं करनी है, क्योंकि उसमें इचिंग होती है, तो देयर इज़ अ टेंडेंसी टू स्क्रैच देम। जितना स्क्रैच करोगे उतना ख़राब निशान वो छोड़ेगा। सो ये कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो स्ट्रेच मार्क्स के लिए हमने फॉलो करनी है। एक्सरसाइज ते योगा कितना इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी दौरान? वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, प्रेगनेंसी में तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हम सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। देखो, आजकल अगेन प्रेगनेंसी में कंसेप्ट है कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, घर के सारे रिलेटिव्स बोलना शुरू कर देते हैं वॉक नहीं करनी, जॉब छोड़ दो, अब रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है, किचन में नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, झुकना नहीं, चेयर नहीं उठाना, है ना। ये सब आपने भी सुना होगा कि ये सब कुछ, ये गलत है। आप जितनी एक्टिविटीज़ पहले करते थे उतना आप कर सकते हो, उतनी एक्सरसाइज कर सकते हो, उतनी वॉक कर सकते हो। आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले आपका एक्सेसिव वेट गेन नहीं होने देगी। देन सेकेंडली, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप एक्टिव हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। बट एक्सरसाइज करोगे, मूव करोगे, शरीर में खून दौड़ेगा, खून बच्चे को जाएगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। देन यस, है ना, एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, योगा भी कर सकते हैं। आजकल हमारे पास लमाज स्पेशलिस्ट हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ योगा विच विल हेल्प इन प्रेगनेंसी एंड अचीविंग अ नेचुरल डिलीवरी, उसमें हेल्प करते हैं। सो यस, एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि करनी ही करनी है। इन सारे मिथ्स में हमें नहीं पड़ना है। डेफिनेटली अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको बार बार अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है, ट्विन प्रेगनेंसी है, आईवीएफ प्रेगनेंसी है, या शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ है, बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है, या बार बार आपको ब्लीडिंग हो रही है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब बच्चेदानी की ऑल नीचे लगी हुई है, तो उन केसेस में आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपने ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, आप बेड रेस्ट पे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एक्टिव रहना है। ट्विंस ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ट्विंस ਹੋਣ ਦੇ? सी मल्टीफीटल जेस्टेशन इसे बोलते हैं। 3 to 4% ऑफ प्रेगनेंसीज आर ट्विन प्रेगनेंसीज। आजकल बढ़ गया है, वाई, बिकॉज आईवीएफ बढ़ गया है, सो जिसके कारण ट्विंस का रेट बढ़ गया। बट नेचुरली 3 to 4% ऑफ प्रेगनेंसीज ट्विंस होती हैं। देखो, पार्टनर्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, राइट फ्रॉम द प्री नेटल काउंसलिंग एंड विजिट टिल डिलीवरी एंड इवन आफ्टर दैट, है ना। हर विजिट पे जाओ, साथ दो। हर चीज़ जो आपकी वाइफ के साथ हो रही है आपको पता होनी चाहिए। क्या टेस्ट उसके दिए हैं, क्या स्कैन्स प्लान्ड हैं, कम्युनिकेशन, बिकॉज बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि समटाइम्स वाइफ को एंग्जाइटी होती है, देयर इज़ नोबडी टू टॉक टू। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। देन
एक्सरसाइजेस करो, टेक हर फॉर अ वॉक, मतलब अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है देन गो फॉर अ वॉक विद हर। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी आजकल हस्बैंड्स अलाउड होते हैं लेबर रूम में, एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो हस्बैंड के साथ मिलकर ही की जाती हैं। डिलीवरी के दौरान भी हस्बैंड्स लेबर रूम में होते हैं। इनफैक्ट बाद में बेबी की विज़िट्स पे, वाइफ की विज़िट्स पे, एट एवरी पॉइंट आई थिंक इससे ज़्यादा रोल ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर से ज़्यादा तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਕਾਬਲੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? देखो, नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली बेटर है बिकॉज़ वो भगवान का तरीका है। नॉर्मल उसे इसलिए बोलते हैं, नेचुरल उसे इसी कारण से बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी आपके हाथ में, मैं ये कहना चाहूँगी। लोगों को आजकल डर लगता है कि डॉक्टर सिज़ेरियन ज़्यादा कर देता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट के हाथ में है, ठीक है। अगर आप अपना डाइट अच्छा रखोगे, एक्सेसिव वेट गेन नहीं करोगे, मतलब नॉर्मल वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होता है 10 से 11 किलो, अपने प्री नेटल वाइटामिन्स ठीक से लोगे, अपनी दवाइयाँ ठीक से लोगे प्रेगनेंसी की, एक्टिव रहोगे प्रेगनेंसी में, जैसे जैसे डॉक्टर आपको वॉक के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइजेस के लिए बोलेंगे, आप उन्हें रिलीजियसली फॉलो करोगे, सो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को रोक सकता है। डेफिनेटली, है ना, देर आर सर्टन कॉम्प्लिकेशंस कि बच्चा उल्टा है, बच्चा आड़ा है, या ऑल नीचे लगी हुई है, या बच्चे की ग्रोथ या डॉपलर चेंजेस, ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब हाँ हमें सिज़ेरियन करना पड़ता है फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर एंड द बेबी। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है देन अगर आप एक्टिव रहो, अपनी एक्सरसाइजेस करो, नॉर्मल डिलीवरी कोई नहीं रोक सकता। ऑन द अदर हैंड आजकल डर भी बहुत है कि हम पेंस कैसे लेंगे, हमसे तो नहीं होगा, या पेंस के दौरान ही हमें लेडीज़ मना कर देती हैं कि मुझसे और नहीं हो रहा, मेरा तो आप सिज़ेरियन कर दो। तो यस, ऐसा भी हम करते हैं बिकॉज़ जब कोई बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता देन दैट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। बट उसके लिए भी हमारे पास पेनलेस डिलीवरी की अब ऑप्शन अवेलेबल है। पेनलेस डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। अगर कुछ सेंटीमीटर्स आप डायलेट कर जाओ, एक पीठ में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे लगभग 98-99% पेन रिलीफ मिल जाता है, लेबर प्रोग्रेस कर जाती है और आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अपने डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा ये बर्थ प्लान है, मैं ये चाहती हूँ। डॉक्टर आपको उसी हिसाब से गाइड करेंगे, बट डेफिनेटली नेचुरल बर्थ इज़ बेटर देन सिज़ेरियन सेक्शन। सिजेरियन ਦੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈक्ट्स ਹੈ? देखो, सिज़ेरियन मैं जो समझती हूँ, अगर बच्चे के लिए ज़रूरी है और अगर मदर के लिए ज़रूरी है तो डेफिनेटली फिर सिज़ेरियन हमने कराना है, एंड उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हमने कंसीडर नहीं करने हैं। बट हम सिर्फ सिज़ेरियन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेंस लेने का मन नहीं है या डर लगता है, वो बात ठीक नहीं है। सिज़ेरियन एक बार हो जाए तो दूसरे टाइम सेकंड सिज़ेरियन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एनी सर्जरी बाद में, किसी भी चीज़ की सर्जरी थोड़ी सी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, रिकवरी थोड़ी सी डिलेड होती है सिज़ेरियन में। सो अगर नीडेड है तो करें, अगर नीडेड नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਸਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਵਜਾਈਨਾ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਥ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵਜਾਈਨਾ ਟਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜਨ ਹੋ। ਇੱਕ सोसाइटी ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। देखो, हाँ, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स है कि हाइमेन शुड बी प्रेजेंट इन अ वर्जिन गर्ल, एंड आई थिंक वी नीड टू ग्रो अप। ऐसे कुछ मिथ्स हमने एक लड़की को सिर्फ वर्जिनिटी से जज नहीं करना है, सबसे पहले तो ये बात है ना। ਥੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਵਜਾਈਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਸ ਭਾਵੇਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੇਅਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ सर्जरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। इसको ना मैं 2 पार्ट में आंसर करूँगी। सबसे पहले, वर्जिनिटी इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर और शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर एनीथिंग। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इफ़ इट इज़ अ पर्सनल चॉइस कि आप
वजाइनल टाइटनिंग सर्जरीज या आजकल लेज़र्स अवेलेबल हैं, वो करवा सकते हो. देर आर एमसेला चेयर्स जिससे मसल्स टाइट हो जाती हैं प्राइवेट पार्ट्स की. तो ये सारी चीज़ें येस दे आर अवेलेबल, दे आर सेफ ऑल्सो. एंड अगर आपकी पर्सनल चॉइस है तो आप ये करा सकते हो. बट जस्ट बिकॉज इट इज़ अ जज ऑफ योर कैरेक्टर, ये करना आई थिंक ये हमें माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ किस तरह ਦੇ केसेस ਤੁਹਾਡੇ सामने आ रहे हैं? तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है. हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया है, मतलब हम बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, है ना. आप याद करोगे 20 साल पहले जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स को हमें ढूंढना पड़ता था कि कहाँ गए, हम मिलते ही नहीं थे. हम किसी कहीं दौड़ रहे होते थे या कुछ खेल रहे होते थे. अब बच्चे सिर्फ घर में हैं, है ना. सो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. प्रेगनेंसी पहले ज़माने में 45-50 एवरेज वेट था जिससे हम शुरू करते थे लेडी का. अब प्रेगनेंसी शुरू होती है 70 पे 80 किलोस पर, है ना. देन जो डाइट में चेंजेस आ गए हैं, हमारी जो खाना पहले अवेलेबल था जो प्योरिटी के साथ था वो अब नहीं है. सो इसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ गए. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने 9 महीने में क्या खाया है या आपने 9 महीने में कितनी एक्सरसाइज की. आपने बचपन से क्या खाया है, बचपन से आपने कितना ख़राब खाना खाया है, कितना फैटी खाना खाया है, कितना आप एक्टिव रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. ठीक है. सो येस, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल जो हमारा चेंज हो गया है, कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं प्रेगनेंसी में. जैसे कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ का. एक लिवर की डिज़ीज़ है जो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम बोलते हैं, इसका इंसिडेंस बहुत इंक्रीज़ हो गया है. देन नाउ बिकॉज गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेटेड, दे हैव अ करियर, सो दे आर डिलेइंग चाइल्ड बर्थ. सो मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज अब 35 ईयर्स के बाद होती हैं. सो 35 ईयर्स के बाद ये सारी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशंस तो ज़्यादा होती हैं. एट द सेम टाइम वो जो डाउन सिंड्रोम की हम बात कर रहे थे उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो डेफिनेटली प्रेगनेंसीज अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं. एंड एट द सेम टाइम हमारे पास तरीके भी हैं कि हमारे पास मीन्स हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स हैं, ब्लड टेस्ट्स हैं कि हम उनसे मैनेज कर सकते हैं. ਇੱਕ ਸਹੀ ਏਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ? देखो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज़ पे आज फोकस करेंगे और दूसरी चीज़ पे बाद में फोकस करेंगे, है ना. बायोलॉजिकल क्लॉक है तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, उसे हम नहीं बदल सकते. बट हाँ, 25-30 तो मैं नहीं कहूँगी, दैट इज़ टू यंग. हाँ, पहला बच्चा 30-31 पर हो जाना चाहिए. इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन अ सेकेंड किड देन हाँ 35 से पहले पहले हो जाना चाहिए. एग फ्रीजिंग की ऑप्शन भी आजकल अवेलेबल होती है. देयर आर मेनी स्टार्स जो इसे करते हैं, मतलब यू मस्ट हैव हर्ड, है ना. तो मतलब उसमें क्या होता है कि हम जो एग्स हैं वो निकाल कर उन्हें फ्रीज़ कर लेते हैं सो दैट व्हेन द लेडी डिसाइड्स कि नाउ इट्स द टाइम, तो ऐसा ना हो कि एज के कारण वो कंसीव ना कर पाए. सो यस, दैट इज़ ऑल्सो ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਏਜ सही ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कदों तक करा सकते हैं? लेस देन 35, जितना जल्दी हो सके. यस, अगर आप 31-32 हो एंड आप नहीं सोच रहे हो कि नेक्स्ट 3-4 साल में शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो आप उस एज पे एग फ्रीजिंग करा सकते हो. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ PCOS PCODs ਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ? देखो PCOD लाइक हम हर चीज़ में यही फोकस कर रहे हैं, इट इज़ अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. यस, देयर आर सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स जो हमें प्री डिस्पोज करते हैं PCOD के लिए. बट क्यों हो रहा है आजकल PCOD ज़्यादा? अगेन, हम घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं. 19 साल की लड़की का, 18 साल की लड़की का वज़न है 80 kgs, 90 kgs, है ना. कोई एक्टिविटी नहीं है. हमारे पास ऐप्स अवेलेबल हैं फ़ोन पे जो घर में 15 मिनट में खाना डिलीवर कर देती हैं, एंड विच इज़ नॉट गुड फूड. तो जिसके कारण वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है. अब PCOD में क्या होता है, जितना वेट गेन होगा उतना ये जो एक
एक साइकिल में एक एग मैच्योर होना चाहिए। पीसीओडी में वो हो नहीं पा रहा है, मल्टीपल एग्स बन जाते हैं, पॉलीसिस्टिक मल्टीपल एग्स बन जाते हैं। जितने एग्स बनेंगे उतना ही वो गलत हार्मोन्स हमारे शरीर में बना देते हैं, मेल हार्मोन्स बना देते हैं, जो कि लड़की के शरीर में नहीं होने चाहिए। जिसके कारण हर्सूटिज्म, हेयर की ग्रोथ हो जाती है, एक्ने ज़्यादा हो जाते हैं, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, वज़न और बढ़ता जाता है। इट इज़ लाइक अ विशियस साइकिल। जितना पीसीओडी होगा उतना वज़न बढ़ेगा, जितना वज़न बढ़ेगा उतना पीसीओडी बढ़ेगा, बच्चा होने में दिक्कत आ सकती है। पीसीओडी का सिंपल सा इलाज है ना। ज़्यादा दवाइयाँ इसके लिए, देखो पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं, मानो आपको एक्ने हो रहा है, आप एक्ने की दवाई ले सकते हो। आपको हेयर ग्रोथ हो रहा है, आप उसके लिए लेज़र करा सकते हो। आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, आप उसके लिए दवाई ले सकते हो। बट ये जब तक आप दवाई लोगे तब तक ही ये कंट्रोल में आएंगे सिम्टम्स। पीसीओडी को अगर आपने जड़ से ख़त्म करना है, देन यू हैव टू टीच योर डॉटर द कंसेप्ट ऑफ हेल्दी बॉडी इमेज। मतलब आपकी हाइट इतनी है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत आ सकती है। डेली एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। आपको साइकिलिंग पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, टेनिस पसंद है, वॉटेवर, 45 मिनट्स इन अ डे बच्चे ने एक्सरसाइज करनी है। डाइट हेल्दी रखनी है। अगेन कंसेप्ट ऑफ घी हमने निकालना है कि घी खाने से ही बच्चा हेल्दी होगा, घी डाल दो, है ना। तो ये नहीं करना। और बस यही कि मतलब आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखो। अगर पीसीओडी है भी आपको, अगर आपका वज़न कंट्रोल में, तो पीसीओडी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਪੀਸੀਓਡੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲਸ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਓਡੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਕੋਈ। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नाम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है क्योंकि उसका मेन पर्पस है कि बच्चा ना हो, है ना। बिल्कुल। इट इज़ अ प्रोटेक्शन, बट उसके और भी बेनिफिट्स हैं। उसके बेनिफिट्स हैं, वो साइकिल्स को रेगुलराइज कर देता है। एक्ने में कुछ लोगों को हेल्प करता है। जिन लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उनकी ब्लीडिंग थोड़ी कंट्रोल कर देता है। बट पीसीओडी में ओसीपीज देना, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना, टेम्परेरी हम दे सकते हैं। बट अगर आप सोचोगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से पीसीओडी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगेन आपको अगर साइकिल्स रेगुलराइज करनी है तो मे बी 3 महीने के लिए ले लो, उससे ज़्यादा नहीं लेना। एंड एट द सेम टाइम वर्क ऑन योर बॉडी, डाइट ठीक करो, एक्सरसाइज करो। सो दैट इज़ हाउ पीसीओडी विल गेट सेटल्ड। पिल से नहीं होगा। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਪਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਮੇਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਹੀ है? देखो स्ट्रेस तो डेफिनेटली सबके लिए ख़राब है, दैट इज़ बैड फॉर द मेल। एंड वो जो लेडी भी अगर स्ट्रेस में है, जो उनके एग्स बन रहे हैं, वो भी मतलब स्ट्रेस उन्हें अफेक्ट करता है। स्ट्रेस बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? फर्टिलिटी डेफिनेटली है ना, आजकल काफ़ी कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके। स्ट्रेस जैसे हमने बात की एक है, पीसीओडी है, देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जिसके कारण ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं तो बच्चा नहीं हो पाता। एंड एज ज़्यादा होने के कारण हम मतलब वी आर डिलेइंग चाइल्ड बर्थ। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इसको यस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप शादी कर रहे हो तो एक बार डॉक्टर से मिल लो, डिस्कस योर प्लान्स कि अभी वी आर फिट, कि हम डिले कर सकते हैं चाइल्ड बर्थ थोड़े दिन तक। अपने बेसिक टेस्ट करवा लो, थायराइड की दिक्कत तो नहीं है, पीसीओडी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन विद योर बॉडी, है ना। सो इस तरह के टेस्ट हम करा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत निकल आती है, या फिर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, आपको बच्चा नहीं हो रहा, तो सही एक्सपर्ट से उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देसी दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम आयुर्वेदिक दवाई भी लेते हैं, नॉट दैट दे आर बैड, है ना, बट देन सही टारगेटेड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। पहले देखना है कि कारण क्या है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा, एंड उस कारण की ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। एंड इट इज़ पॉसिबल, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं कि बच्चा नहीं हो सकता। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਤੇ?
See, smoking is very bad for both girls and boys. स्पर्म काउंट ख़त्म कर देता है स्मोकिंग, एग्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है. देन कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है. अगर कंसीव हो जाए एंड इफ़ यू आर स्मोकिंग, देन बच्चे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. बच्चा मैल फॉर्म्ड हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे का फ्लूइड नहीं ठीक होता. इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी ओवरऑल. और अगर हम इतना गंदा केमिकल से बच्चे को एक्सपोज कर रहे हैं, उस बच्चे को बाद में जाके यंग एज में ही हाइपरटेंशन हो सकती है, बीमारियों से पीड़ित हो सकता है बच्चा, है ना. और yes, so definitely smoking is injurious. Smoking is a very bad habit which should not be done. क्यों आजकल पीयर प्रेशर है या यंग बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को ओपन होना पड़ेगा, बच्चों से बात करनी है कि ये गलत हैबिट है, इसे नहीं करना. हम लोग सोचते हैं कि बात ना करके, उसका नाम नहीं लेके हम बच्चों को उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. व्हाट आई बिलीव कि हर इन्फॉर्मेशन आपने अपने बच्चे को प्रोवाइड करनी है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, ताकि एटलीस्ट हमारा बच्चा अवेयर हो एंड ऐसी बैड चॉइसेस में ना पड़े. अल्कोहल अगेन इज़ वेरी डेंजरस, खासकर प्रेगनेंसी में बहुत सारी मैलफॉर्मेशंस, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, IUGR FGR हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, एंड बहुत सारी ख़राब चीज़ें अल्कोहल इंटेक के साथ एसोसिएटेड है. तो यस, ये कुछ वाइसेस हैं सोसाइटी के जो सबको पता है कि ख़राब चीज़ है, बट देन कोई कुछ कर नहीं रहा इसके बारे में. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है कि सिगरेट्स और अल्कोहल बनाना बंद करो, एंड देन ठीक है, हर बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਵਿੰਗ, ਵੈਕਸਿੰਗ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ? देखो, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जो बॉडी के हेयर हैं दे हैव अ प्रोटेक्टिव रोल, बट कई लोगों को नहीं अच्छा लगता अबाउट हेयर ऑन प्राइवेट पार्ट्स. दे डोंट फील हाइजीनिक विद हेयर, दे डोंट फील कंफर्टेबल. सो इसके लिए हमने क्या करना है, शेविंग अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी शेव नहीं करना. जो केमिकल्स होते हैं वो नहीं यूज़ करने हैं. हमने वैक्स नहीं कराना है. दो ऑप्शंस हैं, या तो ट्रिमर यूज़ कर सकते हो, ट्रिमर इज़ कम्प्लीटली सेफ़, या फिर आप लेज़र करा सकते हो. जो ये बाकी की ऑप्शंस हैं, ये स्किन को डैमेज कर देती हैं, माइक्रो कट्स कर देती हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़. ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇल्स ਤੇ ਫੀमेल्स ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? है ना. इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस कि आप अपना हेयर कितना ट्रिम्ड रखना चाहते हो, बट देन डेफिनेटली अगर कोई चाहता है तो ट्रिमर या फिर लेज़र, अदरवाइज ऑल अदर्स आर नॉट सेफ ऑप्शंस. ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? अगेन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, PCOD बढ़ जाएगा, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ेगा, बच्चों का वज़न बढ़ जाएगा. आप ये देखो ना, खेलने के लिए जब बच्चा जाता है बाहर, तो उसकी बॉडी में बहुत अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स बोलते हैं, जो उसे हैप्पी बनाता है, एनर्जी देता है. अगर हम ये ना करें तो यू आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो आजकल बच्चों में बहुत बढ़ रहा है. सो बच्चों को बाहर भेजना, येस, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 45 मिनट्स टू 1 आवर आपने बच्चों को बाहर भेजना है, ताकि वो खेलें, दौड़ें, कूदें, और शरीर और दिमाग, ब्रेन एंड बॉडी दोनों हेल्दी रहते हैं इससे. ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੇਡੇ ਹੋ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ कहोगे पहले ਤੁਸੀਂ भी ਸਾਡੇ? ऐसे ही बोलते थे हमारे, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो यही बोलते थे. वो एक कहावत भी थी, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ऐसे कुछ. सो बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहना. एंड में आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को ये सिखाना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है. धीरे धीरे उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा कि एक्सरसाइज इज़ हेल्दी, अच्छी डाइट लेना हेल्दी है, प्रोटीन्स आर हेल्दी, एंड स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, एंड
धीरे धीरे हमारी जो जनरेशन है वो डेफिनेटली ऐसी होगी विच विल बी मोर फोकस्ड ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड यस दैट इज़ इट। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਇਕਾਵਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।